तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। हमने पार्ट 1 कर दिया था, ऊपर आपको कार्ड्स में दिख जाएगा और अगर नहीं दिखेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी अभी शुरुआत करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जब ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे तो हम लाइव इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। हमने पढ़ी थी दो कहानियां, एक हमने पढ़ी थी वाल्मीकि की कहानी और एक हमने पढ़ी थी अंसारीज की कहानी। अगर आपको दोनों कहानियां याद है तो क्या बात हुई थी कि अंसारीज को बोला गया तुम अपना नाम बदलो, वाल्मीकि को बोला गया पढ़ाई नहीं तुम झाड़ू पोछा करो, तुम स्कूल की क्या करो, साफ सफाई करो। तो इन दोनों को सबसे ज्यादा हर्ट क्या हुआ, उनकी डिग्निटी हर्ट हुई, है ना। आप खुद सोचिए, कोई अगर आपके साथ ऐसे करेगा आपको भी तो बुरा लगेगा, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या बोला जाता है, उसमें बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे क्या होगी, इक्वालिटी होगी, है ना। तो हम यही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे यहाँ पे अगर इक्वालिटी कह रहे हैं हम, तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है। तो अब हम किसके थ्रू समझेंगे, अब हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। जो हमारा लोकतंत्र है वो क्या कहता है, वो आपको कहता है, जो हमारा लोकतंत्र है वो कहता है कि हमारे यहाँ पे क्या है, समानता है, समता है। तो अब हम किसके थ्रू पढ़ेंगे, हम संविधान के थ्रू पढ़ेंगे। जो आपका संविधान है उसमें आपके आते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंदर 5 आर्टिकल्स। ये मैं आपके लिए यहाँ पे कार्ड लगा दूंगी, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक करिए। मैंने वहां पे 5 आर्टिकल्स के बारे में बता रखा है राइट टू इक्वालिटी के अंडर जो आते हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं कि हर इंसान क्या है, इक्वल है, ठीक है। दिस मीन्स जो हर इंडिविजुअल इस कंट्री में रह रहा है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, कोई भी हो, और वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, वो अमीर हो, गरीब हो, सब क्या है, इक्वल है। और ये जो दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। इससे क्या है, सी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, बट एटलीस्ट हमारे जो इंडिया में एक प्रिंसिपल है इक्वालिटी का, जिसको हमने रिकॉग्नाइज किया है, हमारे संविधान ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। सी चाहे ग्राउंड रियलिटी कुछ भी है, बट हमारे संविधान में इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड, जब पहले के टाइम पे तो ये सब लॉ होते भी नहीं थे, ठीक है। और लोगों को कितना कुछ सहना पड़ता था, इल ट्रीटमेंट सहना पड़ता था, ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक बात बोलती हूँ, जो हमारा संविधान है वो मात्र एक किताब है। वो कहाँ काम आती है, वो आती है आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, वो आती है आपके कोर्ट्स में, बट इन दी एंड ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो जाती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैम बोलते तो बहुत कुछ है संविधान में इक्वालिटी इक्वालिटी, पर यहाँ तो अंसारी के साथ भी बुरा हुआ, वहां वाल्मीकि के साथ भी बुरा हुआ। बट आपको ये बात याद रखनी है कि ग्राउंड रियलिटी हमेशा कुछ ना कुछ अलग हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। सबसे पहला आपका बोलता है आर्टिकल 14। क्या बोलता है, वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 बहुत ही गंदा बन गया। तो आपका आर्टिकल नंबर 14 है, वो क्या कहता है, वो कहता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। वो किसकी बात करता है कि लॉ के सामने सब क्या है, समान है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब है, सॉरी, दैट चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो एक डोमेस्टिक वर्कर ही क्यों ना हो, दोनों को सेम तरह के लॉ क्या करने पड़ेंगे, इस्तेमाल करने पड़ेंगे। दोनों को सेम तरह के लॉ मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एक को कुछ अलग लॉ मिल रहा है तो दूसरे को अलग, नहीं, सबको क्या है, समान लॉज मिले हुए हैं, आपको इन्हीं के ही थ्रू चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे दूसरा आपका है आर्टिकल नंबर 15। वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ओके। आर्टिकल नंबर 15 आपका कहता है कि कोई भी इंसान, सी चाहे उसकी रिलीजन, रेस, कास्ट कुछ भी है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ, चाहे वो आदमी है, औरत है, कुछ भी,
आप किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। तीसरा कहता है, तीसरा क्या कहता है कि हर इंसान को क्या पब्लिक प्लेस में इंक्लूडिंग शॉप, होटल, मार्केट, सब में उनको जाने की आजादी है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ आपका कह रहा है कि अनटचेबिलिटी को क्या है, एबॉलिश किया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब दो तरीके से गवर्नमेंट ने ट्राई किया है इनइक्वालिटी को लाने के लिए, ठीक है। बहुत तरह के क्या करे उन्होंने। सबसे पहला है लॉज के थ्रू, क्या किया उन्होंने, लॉज लाने लग गए, ठीक है, नए नए कानून लाने लग गए, ठीक है। पर दूसरा जो है वो है कुछ कुछ प्रोग्राम्स, ठीक है, कोई कोई गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स उन्होंने बनाए, स्कीम्स बनाई, जिससे जो डिसएडवांटेज है, मतलब जो आपका बहुत ही पिछड़ा वर्ग है, उसको क्या करने के लिए, उसको आगे लाने के लिए कुछ कुछ स्कीम्स लाई गई। और यहाँ पे बहुत सारे लॉज भी हैं इंडिया में जो प्रोटेक्ट करते हैं हर इंसान को, किस लिए, कि उनको समान अधिकार मिले, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने और क्या किया है, बहुत सारी ना स्कीम्स स्टार्ट करी है कि जिससे लोगों की जो लाइवलीहुड है वो सही हो जाए। These schemes are to ensure greater opportunity for people। ये क्यों बनी, कि जिससे लोगों के पास अच्छा क्या आए, लोग अच्छे से जी पाए। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, सबको समान अधिकार है जीने का, तो लोग अच्छे से जी पाए। सबसे इसमें जो बहुत ही एप्रिशिएटिव मूव माना जाता है वो है आपका मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम, इसमें क्या होता है, इसमें लोगों को बच्चों को स्कूल में ही क्या मिलता है, लंच मिलता है। तमिलनाडु में ये कहाँ पे सबसे पहले शुरू हुआ था, तमिलनाडु में ये शुरू हुआ था सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट स्टेट थी तमिलनाडु टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम इन 2001 में ये स्टार्ट हुई थी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि ये आप भी शुरू करेंगे 6 महीने के अंदर। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और इसके बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं। इस प्रोग्राम के वजह से बहुत सारे ना पॉजिटिव इफेक्ट्स लोगों ने देखे हैं और ये बात सच है। सबसे पहला कि जो गरीब वर्ग था वो क्या करता था, पहले वो इतना एजुकेशन में बिलीव नहीं करता था, वो बोलता था छोड़ो क्या पढ़ना है, बट अब वो भी स्कूल अटेंड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें खाना मिल रहा है, तो अब वो भी स्कूल अटेंड कर रहे हैं। इवन जो टीचर्स हैं उन्होंने भी ये बताया कि बच्चे ना पहले स्कूल से घर जाते थे लंच के लिए, क्या होता था, और फिर उसके बाद वो लोग आते नहीं थे। अब एक बार आप घर गए खाना खाने, फिर क्या हुआ, खाना खाने के बाद बहुत लोग होते हैं जिनको नींद आ जाती है, तो बच्चों को नींद आई और वो सो गए और हम तो नहीं जा रहे हैं वापस। पर ये बात अच्छी है नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ, जब ये मिड डे मील स्टार्ट हुआ तो बच्चे वहीं पर ही जब खाना खा रहे हैं वहीं रहेंगे, फिर थोड़ा खेलेंगे। अब जैसे जिस बच्चे, हमारे भी टाइम में क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, रिसेस हो रही है, खाना खाया, हमारे यहाँ मिड डे मील नहीं होता था, बट जैसे ही खाना खाया फिर उसके बाद हम लोग खेलने चले जाते, जल्दी से खाते थे 5 मिनट में और फिर बाकी रिसेस में खेलते थे। तो यही होता है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ मील कर रहे हैं। बट अगर ऐसे ही हम घर पे करें खाना खाने के बाद तो एकदम से नींद आ जाए, है ना, तो यही होता है। तो इस वजह से टीचर्स ने बोला कि बहुत ना इम्प्रूवमेंट देखी हमने, किसमें, अटेंडेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है हमने। अब उनकी जो मम्मियां हैं उनको कितना जो घर का काम कर रही हैं, ठीक है, पहले वो बाहर का भी काम करें, फिर घर का भी काम करें, फिर बच्चे भी देखें, तो क्या होता था, इसमें थोड़ा सा ना उनको रिलीफ मिला, है ना। अब इस प्रोग्राम में जो कास्ट का प्रेजुडिस है, ठीक है, वो भी इसने हटाया। अब देखिए एक स्कूल में हर जाति के लोग आते हैं, ठीक है ना, तो वो वही कह रहे हैं कि ये जो जाति प्रथा है वो बच्चों के दिमाग से हटाने के लिए बहुत अच्छा है। और खाना कौन बना रहा है, एक दलित वुमेन, जिनको हम अनटचेबल्स बोलते हैं, है ना, जिनको ब्रोकन बोला जाता है, वो बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल शैटर करता है आपकी कास्ट का जो प्रेजुडिस है ना, कि हम खाना भी तो नहीं के हाथ का खा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है ये। और इससे हंगर का रिड्यूस, हंगर कम हुआ ये गरीब बच्चों के बीच में। और वो देखो, खाली पेट हम किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सच है। हम खाली पेट किसी भी चीज में हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते, कोई हमें कितना भी पढ़ा ले, पर जब तक हमारा पेट गुड़ 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 करता रहेगा तब तक हमारा दिमाग चलेगा ही नहीं। बट जैसे ही हम उसको खाना खिलाएंगे, वो शांत होगा, तो हमारा दिमाग और फास्ट काम करेगा। एनर्जी एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी खाने से ही आया है ना, कि एनर्जी भी आपकी बॉडी में कैसे आएगी, जब तक आप खाना खाओगे। अगर आप खाना ही नहीं खाओगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी। ओके, नेक्स्ट। अब
While government programs play important role in increasing equality of opportunity, there is much still need to be done. See, एक तो हमारी इंडिया की देखिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, तो उस वजह से क्या होता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हम अभी भी लैक कर रहे हैं, और टू बी ऑनेस्ट अभी बहुत सालों तक करेंगे, बिकॉज जब तक ये पॉपुलेशन पे ये जो कंट्रोल नहीं लगेगा ना, एक लगाम नहीं लगेगा, तब तक हमारे यहाँ पे नई नई चीजें लाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा इज सबसे मेन थिंग है ना। अब यहाँ पे भी मिड डे मील चल रहा है, क्या उस मिड डे मील के लिए पैसा नहीं लगा होगा? पैसे तो लग ही रहे हैं ना, फ्री में कौन सा अनाज है जो मिल रहा है, नहीं होता। While midday meal program helped increase enrollment, there continue to be big difference in between school that rich attend and those poor attend. Even today, there are several school in the country जहाँ पे दलित चिल्ड्रंस के साथ अभी भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलती है। यहाँ पे बच्चों को फोर्सफुली क्या उनकी डिग्निटी उनसे छीनी जाती है, उनसे झाड़ू ये सब चीजें करवाई जाती है इंस्टेड ऑफ पढ़ाना। One of the main reason for this that attitudes change very slowly. See, attitude बहुत आसानी से चेंज नहीं होता। See, जो हमारे पेरेंट्स बिलीव करते हैं या जो उनके पेरेंट्स बिलीव करते हैं, तो वो शायद हमारे पेरेंट्स बिलीव नहीं करते, बट बहुत सारी चीजें जो हम लोग बिलीव नहीं करते बट हमारे पेरेंट्स बिलीव करते हैं, तो एटीट्यूड बदलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है चेंज होने में। अब इवन दो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, लोगों को पता है, आपको क्या लगता है लोगों को पता नहीं होगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल गलत चीज है, भेदभाव करना कितनी गलत बात है, लोगों को पता होगा, पर फिर भी ये चीजें होती हैं, फिर भी ये चीजें होती है। मतलब इतना पढ़े लिखने का फायदा क्या हुआ? ये छोड़िए, आपको तो चलो एक कास्ट की वजह से या कोई ऐसी चीज की वजह से जो आपको थोड़ा अलग करती है, एक वुमेन जो एक इंसान है वो भी आजकल डिस्क्रिमिनेट, आजकल क्या, वो तो कब से डिस्क्रिमिनेट हो रही है, तो वो कितनी बुरी चीज है कि आप वुमेन्स को भी क्या एक माइनॉरिटी में ही रख रहे हैं आज के टाइम में भी। जो आज का समय है जहाँ पे वुमेन्स ही सारा काम कर रही हैं, कितनी सब बड़ी बड़ी कंपनियों की कौन है सीईओ, वुमेन्स हैं, बिलियनियर्स मिलियनियर्स, फिर भी आज तक वुमेन्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट है। तो वही ये आप सबको समझना पड़े। सी आप लोग जो हैं वो हमारा फ्यूचर है, तो आप लोग ही इस चीज को बदल सकते हैं। अब ये चीज ग्रेजुअली ही चेंज होगी, तो आपके टाइम तक शायद ये चीज और अच्छे से चेंज हो जाए, है ना। इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू सी, यही बात है, जब हम लोग एक दूसरे को समान मानेंगे कि तू छोटा नहीं है या तू बड़ा नहीं है, ऐसा बनना छोड़ देंगे, तभी एटीट्यूड चेंज होगा, तभी सब डिग्निटी से जिएंगे, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। और एक ये जो इक्वालिटी है ना, ये बिल्कुल एक स्ट्रगल है, ये बिल्कुल ना दिखाना बहुत बहुत स्ट्रगलिंग है। आगे अबाउट दिस ओके, नेक्स्ट इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। अदर डेमोक्रेसी की बात करते हैं। द ट्रूथ इज दैट इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इश्यू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी सी। ये सिर्फ और सिर्फ हम इंडिया में ही नहीं है, ये बाहर भी है। लोग बोलते हैं ना बाहर तो इतना आधुनिक हो चुका है, मॉडर्नाइज हो चुका है, तो वहां ये नहीं होगा वो नहीं, बट वहां पे भी ये चीज होती है। अगर हमारे यहाँ पे कास्ट के बेसिस में बहुत ज्यादा क्या है भेदभाव है, तो बाहर यूएसए में ये तो आपने अभी भी चलता है, वहां पर क्या कलर के बेसिस पर। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने न्यूज देखी होगी ब्लैक लाइव्स मैटर, राइट, तो वो क्या है, वहां पे गोरा काला ये बहुत ज्यादा होता है। वहां पे दूसरी अगर कोई कलर का कोई इंसान होगा ना, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा वहां पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वैसे ही जैसे इंडिया में कास्ट के बेसिस पर होता है। इंडिया में बहुत ज्यादा किसके बेसिस पे होता है, कास्ट के बेसिस पे, वहां पे बहुत ज्यादा होता है आपके कलर के बेसिस पे। ठीक है, जैसे ये क्या कह रहे हैं, यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर वर द स्लेव्स। सी अमेरिका में ये बहुत पुराना है कि वहां पे स्लेव्स कौन थे, अफ्रीकन स्लेव्स थे। कहाँ से आए थे, अफ्रीका से आए थे। दिस वॉज डिस्पाइट द फैक्ट देयर वाज अ मूवमेंट। सी वहां पे भी एक 1950s में एक मूवमेंट हुआ था, वहां पे बोला गया कि हमें क्या चाहिए, हमें भी राइट्स चाहिए। अफ्रीकन अमेरिकन ने बोला, अफ्रीकन अमेरिकन को बहुत ही ज्यादा अनइक्वल ट्रीटमेंट मिली थी और उनको डिनाई कर दिया था इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप बस में चढ़ रहे हैं, देखो एग्जाम्पल क्या है ये,
जब भी आप बस में जा रहे हैं, दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक, या तो बिल्कुल एंड में बैठेंगे या फिर तो एक बार फिर से क्या होता था कि अगर आप बस में जा रहे हैं तो या तो आपको बिल्कुल बैक में बैठना होता था, या तो अगर किसी भी वाइट सी, क्या लिखा है यहाँ पे, वाइट, कि अगर किसी भी वाइट पर्सन ने बोल दिया कि मेरे को यहाँ पे बैठना है तो बस आपको उठना पड़ेगा, चाहे सारी सीटें खाली हो। दिस वॉज वॉट अ रूल, अ लॉ फॉर whom? अफ्रीकन अमेरिकन। तो ये नाम ना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि रोजा पार्क्स, ये क्या थी, ये थी एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। क्या देखिए, जब आप काम पे जाते हैं तो आप थक जाते हैं, है ना, तो वो ना एक दिन काम से आ रही थी और वो बहुत थक गई थी, वो बहुत थक गई थी। हम ये सोचते हैं ना, कभी कभी होता है ना ऐसे कि एक घंटा भी बहुत 24 घंटे जैसा हमें फील होता है ना, तो ऐसे ही था, वो बहुत थक गई थी। तो उन्होंने ना आते ही वो बस बैठ गई सीट पर, और फिर उन्होंने एक दिन 1 दिसंबर 1955 के दिन एक वाइट आदमी उनके पास आया, बोला मेरे को वहां बैठना है, आप उठ के पीछे जाइए। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं उठ रही, मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठ रही। फिर यही जो उनका रिफ्यूजल था ना, इसने एक, हम बोलते हैं ना, एक चिंगारी से ही आग चलती है, तो यही एक चिंगारी थी और यहाँ से शुरू हुए आपके मोमेंट्स। बस जैसे हम लोग भी तंग आ गए थे ब्रिटिशर्स के अंडर, वैसे ही ये लोग भी, नहीं भाई और नहीं सहेंगे हम। Her refusal that day started huge agitation against unequal ways of African Americans, जिससे ये थी आपकी रोजा पार्क्स। ये आए, देखिए कितनी खाली सीटें, पर नहीं हम तो यहीं बैठेंगे। उन्होंने मना कर दिया, भाई मैं आज थकी हुई हूँ, मैं नहीं उठ रही हूँ। फिर उस आदमी ने कहीं और बैठा। तो ये आपके यहाँ से शुरू हुए थे सिविल राइट्स मूवमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर। सिविल राइट्स मूवमेंट यहीं से ही शुरू हुए थे। क्यों ये हुए कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, सी सिविल राइट एक्ट आया आपका 1964 में, और वो बोलता है कि किसी को भी उसकी रेस, रिलीजन या फिर नेशनल ओरिजिन से क्या नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और ये चीज हमारे संविधान में बहुत पहले से ही डली हुई है कि हम किसी को क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। और ये बोला गया कि स्कूल, जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं उनके लिए एक स्कूल भी बना जाएगा कि जिनसे उनको कि उनको एक सेपरेट अटेंड ना करना पड़े, ठीक है, ऐसा एक स्कूल बना जाए जिसमें सब पढ़ सके एक साथ। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी अफ्रीकन अमेरिकन सबसे ज्यादा गरीब है उस देश में, अमेरिका में सबसे ज्यादा गरीब है। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, जो ज्यादातर बच्चे थे, वो क्या अफोर्ड कर सकते थे, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल अफोर्ड कर सकते थे, और वहां पे अच्छे टीचर्स नहीं थे, वहाँ फैसिलिटीज भी बहुत कम थी, तो उस वजह से वो उतना पढ़े लिख नहीं पा रहे थे, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, एज कंपेयर, हम उनको कंपेयर किससे कर रहे हैं, वाइट स्टूडेंट से। तो जो कहाँ जाते थे, या तो वो वहां जाते थे जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल हो, या फिर प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे। बट जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो कहाँ जाते थे, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल ही जा पाते थे, क्योंकि वो लोग सिर्फ उतना ही अफोर्ड कर सकते थे, उससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब हम पढ़ेंगे भारत का संविधान, जो मैंने आपको आर्टिकल 15 बताया, वो क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये चीज मैंने आपको अभी बताई। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब वो कहीं से कहीं भी पैदा हो सकता है, राइट, पर हम उसको भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ है, हम भेदभाव में विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे होता है। अब आएगा चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। सी, जो भी कंट्री, नो कंट्री कैन बी एज कंप्लीट डेमोक्रेटिक, कोई भी लोकतंत्र किसी को भी नहीं बोल सकते हम पूरा का पूरा। देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज, देखो कुछ ना कुछ तो है जो अभी भी, कोई कोई ऐसी कम्युनिटीज अभी भी हैं जो क्या ट्राई कर रही हैं, अपने आइडियाज को एक्सपैंड करने की ट्राई कर रही है, आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सपैंड करने की ट्राई कर रही हैं। अब उनको सबको रिकॉग्निशन चाहिए, सबको क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशू, चाहे वो पुराने इशू है चाहे नए इशू है। Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal for their dignity to be maintained. See,
अगर सबके डिग्निटी को हमको मेंटेन रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको एक मात्र ही क्या करना पड़ेगा, उनके साथ बिहेव करना पड़ेगा, है ना। सबको एक मात्र मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप उसके साथ अच्छा कर रहे हो उसके साथ बुरा, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको सबके साथ समान बिहेव करना चाहिए। तो इसी के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये जो आपको इक्वालिटी सिखा रहे हैं क्लास 7, ये आपने क्लास 6 में भी सीखी थी, राइट। तो यही चीज आपको अभी 2 साल सिखाएंगे, उसके बाद आप बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सीखेंगे और वाइड कॉन्सेप्ट। ये अभी आपको इसलिए सिखाएंगे क्योंकि ये बेस है आपका, है ना। यहाँ पे अभी बेस बना रहे हैं, उसके बाद आपको वाइड कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो ये था आपका लेक्चर ऑन पार्ट 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बट अभी नहीं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं नेक्स्ट वीक डालूंगी एक वीडियो, उसमें आपके चाहे वो चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन आंसर्स हैं या फिर आपके बैक के क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम सब एक साथ डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू लाइक माय वीडियो। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए कि जिससे जल्दी जल्दी सब क्या हो, कनेक्ट हो। और जैसे जैसे ज्यादा कनेक्ट होंगे फिर हम क्या शुरू करेंगे, फिर हम लाइव इंटरेक्शन शुरू करेंगे, लाइव क्लासेस शुरू करेंगे कि जिससे हम लोग और अच्छे से एक दूसरे से बात कर करके सीख पाए। तो चलते हैं अब, ओके।